नमस्कार आप सभी को। मैं आपको सेक्शन 2 के बारे में बता रहा था जो कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने 10 डेफिनेशंस जान ली थी, जिसमें हमने सेक्शन 2 के क्लोज जे तक डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1 के क्लोज के से लेकर के क्लोज टी तक, जिसमें 10 सेक्शन और आज हम जानेंगे। इसमें हम 10 ही सेक्शन जानेंगे इस वीडियो, और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना जिसमें आपको सभी डेफिनेशंस क्लियर होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज के में बताया गया है इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है। इंक्वायरी की डेफिनेशन क्या बताती है? यहाँ पर कौन कंडक्ट करेगा? इंक्वायरी करेगा यहाँ पर कंडक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। ठीक है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट यहाँ पर इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर इंक्वायरी नहीं करता। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि जो है इंक्वायरी कौन करता है? एक पुलिस ऑफिसर। नहीं, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन जरूर करता है, लेकिन वो इंक्वायरी नहीं करता। इंक्वायरी करता है एक मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। तो वो किस तरह से इंक्वायरी करेंगे? देखिए, मैं आपको इसका इनिशियल स्टेज बता देता हूँ। जैसे ही कोई कंप्लेंट करता है पर्सन, ठीक है, कंप्लेंट करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है अच्छे से। रिपोर्ट को तैयार करने के बाद वो रिपोर्ट को तैयार करने के बाद किसको देगा? कोर्ट में सबमिट कराएगा या फिर मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करवाएगा। मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही वो सबमिट कराएगा अपनी पुलिस रिपोर्ट को, तो उस पुलिस रिपोर्ट में इंक्वायरी करेगा कौन? मजिस्ट्रेट वहां पर उसको देखेगा कि उसमें कुछ रह तो नहीं गया। तो पुलिस ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन किया कि उसमें सही तरीके से किया। ठीक है, उसमें वो सब कुछ देखता है। एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ भी दिया होता है उनमें सभी डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी करता है वहां पर। उसके बाद वहां पर वो उसको वहां पर चार्ज फ्रेम करता है, उसमें अपना कॉग्निजेंस लेता है। कौन? मजिस्ट्रेट या फिर हम कोर्ट बोल सकते हैं। तो वो अपनी इंक्वायरी करने के बाद ही अपना कॉग्निजेंस लेते हैं किसी भी केस में। तो इंक्वायरी यहाँ पर सिर्फ मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट करती है। ठीक है, और इंक्वायरी कैसे की जाती है, कौन करता है और किस पर्पस के लिए इंक्वायरी होती है? केस में देखती है, रिपोर्ट को देखती है, उसमें इंक्वायरी करती है एक किस्म से कोर्ट। ठीक है, तो इंक्वायरी आपको समझ में आ गया होगा इंक्वायरी कौन करता है और कौन नहीं करता। तो ये इसमें इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है। और आगे इसमें सबसेक्शन 1 क्लोज एल में बताया गया है इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन यहां पर बताई गई है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन आपको सुनकर समझ में आ रहा होगा, कोई छानबीन करना, और वो कौन करता है? पुलिस ऑफिसर के पास यहां पर पावर होती है क्या करने की? छानबीन करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की किसी भी केस में। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई पर्सन कंप्लेंट कराता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको पहले डेफिनेशन में आपको बताया था कि एक हीनियस क्राइम होता है जहां पर सीरियस नेचर का कोई क्राइम हुआ होता है, जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, या फिर कोई सीरियस नेचर का कोई ऑफेंस हुआ है। ठीक है, तो उसको हम कॉग्निजेबल बोलते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर इंफॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को जाकर कि एक कोई क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर उस प्लेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसमें वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से करके क्या करेगा? पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा। पुलिस रिपोर्ट तैयार करके वो कहाँ पर जमा कराएगा? कहाँ पर देगा उस रिपोर्ट को? वो देगा मजिस्ट्रेट को वहां पर वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा देगा। तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ही अपनी पुलिस रिपोर्ट को सबमिट कराता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है यहाँ पर सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास होती है, मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट क्या करती है? कोर्ट या मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, क्या करते हैं? वो आगे बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है। डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट, लेकिन खुद जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती कोर्ट। वो पुलिस ऑफिसर के हाथों में होता है कि उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है। या फिर कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? वो किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसी भी पर्सन को। तो वहां पर वो ऑथराइज करने के बाद बोलेंगे कि आपको इन्वेस्टिगेशन करके इसकी रिपोर्ट मुझे सबमिट करानी है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा, जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखा रखी है, जो बेर एक्ट में भी दी गई है। तो ये आपको इन्वेस्टिगेशन समझ में आ गया होगा, जो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन यहाँ पर बता रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो स्पेशल एक्ट है, जो अदर लॉज है, जैसे पोक्सो एक्ट है, ठीक है, या फिर एनडीपीएस एक्ट है, तो इन तरह के जो स्पेशल एक्ट दिए गए हैं, ये यहाँ पर भी ये जो इसके प्रोविजन है, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये भी उनके ऊपर अप्लाई होंगे। तो उनका जो ट्रायल होगा,
ठीक है, मतलब कि किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कैसे नहीं करेगी। तो वो हमारे जो हमारा ये है क्रिमिनल लॉ, कौन सा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंदर वो पूरा प्रोसीजर बताया गया है किस तरह से इसका प्रोसीजर चलेगा। तो इसी के बेस पर चलेगा जो भी स्पेशल एक्ट में दिए गए होंगे, जो भी स्पेशल एक्ट में कोई भी ऑफेंस दिया गया होगा तो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है हमारी, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, उसका प्रोसीजर भी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर चलेगा, जो हमारे स्पेशल एक्ट है, जो उसके अंदर ऑफेंस दिया गया है, जो उसकी मतलब कि उसके बारे में बताया गया है कि उसका ट्रायल किस तरह से चलेगा, तो वो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में सिंपली यही बताया गया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं वहां पर पुलिस ऑफिसर, किस तरह से करनी है। जो हमारे स्पेशल एक्ट है उसके थ्रू, कोई भी स्पेशल एक्ट हो जो क्रिमिनल जो बताता है, जो क्रिमिनल एक्ट है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया पॉक्सो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो सबसेक्शन 1 में क्लॉज एम है, ये प्रोसीडिंग की बताता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की। जुडिशियल प्रोसीडिंग आपको सुनकर ही समझ में आ रहा होगा, कोई प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में जिसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे, और वो कहां पर चल रही है, या तो फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास चल रही होगी या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चल रही होगी, तो उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। और इसमें डेफिनेशन में ये दिया गया है, और वहां पर इंक्लूड होंगी प्रोसीडिंग जहां पर कोई ओथ ली जा रही हो, ओथ पर कोई एविडेंस लिए जा रहे हो। पहले किसी से ओथ कराई जाएगी, उसके बाद उससे क्या लिए जाएंगे, एविडेंस लिए जाएंगे। तो ये इसमें उसको हम क्या माने, उसको हम क्या काउंट करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे एक जुडिशियल प्रोसीडिंग वहां पर चल रही है। जिस तरह से आपने देखा हो कोई भी ट्रायल चलता है तो उस ट्रायल में क्या होती है, गवाहियां होती है। ठीक है, तो गवाह बुलाए जाते हैं, उनसे भी कि वहां पर गवाही लिखी जाती है, तो वहां पर वो ओथ पे हो रही है, तो उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। आपने कोर्ट में देखा होगा जब भी किसी को गवाह के तौर पे बुलाया जाता है, उसकी गवाही वहां पर होती है, तो उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। तो ये हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग की भी डेफिनेशन हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगली डेफिनेशन क्या बता रही है, सबसेक्शन 1 के क्लोज एन में, जो कि लोकल जुडिक्शन की बात करता है। लोकल जुडिक्शन एक जो प्रेस्क्राइब फॉर्म में दिया गया होता है कि ये एक लोकल जुडिक्शन है। किस तरह से आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा, लोकल जुडिक्शन होती है वो किस लिए होती है, किसके रिलेशन में होती है, कोर्ट और मजिस्ट्रेट के रिलेशन में। कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के एक लोकल जुडिक्शन होती है। जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में ही है, वो डिस्ट्रिक्ट की जुडिक्शन, पूरी डिस्ट्रिक्ट की जुडिक्शन उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर होगी। वो जितने भी केसेस वहां पर होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केस होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलेंगे। जैसे मैं पानीपत से हूं, तो पानीपत में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही उसके केस चलेंगे, पानीपत के बाहर नहीं चलेंगे। अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है कहां पर, पानीपत के अंदर ही, ठीक है, पानीपत के अंदर ही कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल चलेगा उस केस का, जहां पर कोर्ट और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे वहां पर। ठीक है, जो भी केस के जो भी ट्रायल चलेगा वहां पर, वो अपनी पावर को यूज करेंगे वहां पर, वो एक्शन ले सकते हैं अंडर दिस संहिता, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अकॉर्डिंग उसका क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वहां पर चलेगा। और जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। और इसमें ही लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है एक लोकल जुडिक्शन को। वो एक स्टेट में कितने पार्ट में कितनी जुडिक्शन रहेगी, कोर्ट और मजिस्ट्रेट की, कोर्ट और मजिस्ट्रेट की वहां पर वो जुडिक्शन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कौन, स्टेट गवर्नमेंट अपनी नोटिफाई कर सकती है, ठीक है, कि इस जुडिक्शन में इतनी जुडिक्शन रहेगी इस कोर्ट की, ठीक है, या फिर उस मजिस्ट्रेट की। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है प्रेस्क्राइब करने की जुडिक्शन को। तो ये लोकल जुडिक्शन आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको इजीली समझाया है। अब आगे चलते हैं। जो सबसेक्शन 1 का क्लोज ओ है, जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही, कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो उसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को, जिस पर्सन ने कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस किया है, जिसने पर्सन ने कोई हीनियस क्राइम किया है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं होती किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके। उसको पहले क्या करना होगा, उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, मजिस्ट्रेट को बोलना होगा कि क्या मैं इसको अरेस्ट कर सकता हूं, या फिर कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है इस पर्सन को आप लेकर आइए अरेस्ट करके। ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, अरेस्ट वारंट इशू करेगी उस पर्सन के अगेंस्ट, और फिर उस पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर आ जाती है तब कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करे। और जब भी वो अरेस्ट करने जाएगा तो वो क्या करेगा, उस अरेस्ट वारंट को उसको शो करेगा कि हाँ आपका ये अरेस्ट वारंट आया, आपको मेरे साथ चलना होगा, तो फिर तभी वो उस पर्सन को अरेस्ट करेगा।
ये जो हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यही बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। तो आपको समझ में आ गया होगा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पर सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसेक्शन 1 का क्लोज पी है जिसमें नोटिफिकेशन को बताया गया है। नोटिफिकेशन होती क्या है? जिसमें नोटिफाई किया जाता है किसको? पब्लिक को। और वो कौन करती है? जो कि गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन देती है, ठीक है, जिसमें वो पब्लिश करती है अपने ऑफिशियल गजट में। ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने के बाद सभी को पता लग जाता है कि हाँ ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है और इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। जैसे कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये जिस दिन भी लागू हो जाएगा उसी दिन से क्या होएगा, हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उस दिन से वो अप्लाई हो जाएगा और सभी को ये पता लग जाएगा, क्योंकि वो अपने ऑफिशियल गजट में निकाल देंगे। नोटिफिकेशन का मतलब तो यही है ना कि सभी को नोटिफाई करना, सभी को पता चल जाए, जिससे कि अगर ऑफिशियल गजट में या फिर नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो इससे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है, कब अप्लाई हुआ है कानून, जो भी हमारे लॉ पास हुए गवर्नमेंट के पार्लियामेंट ने जो भी हमारे पास किया है, तो उनको जब भी लागू किया जाएगा तो फिर नोटिफिकेशन तो देनी पड़ेगी ना सभी लोगों को। अगर नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो उससे किसी को भी नहीं पता लगेगा। तो नोटिफिकेशन सिंपली यहाँ पर यही कहने की बात कर रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देंगे, नोटिफाई करेंगे वहां पर, उससे सभी को पता चल जाएगा कि हाँ ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से और इस दिन से ये कानून लागू हो गया या फिर कोई भी स्कीम है, तो ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। जो सबसेक्शन 1 का क्लोज क्यू है, क्लोज क्यू, उसमें ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। जो ऑफेंस की डेफिनेशन ये सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है। ऑफेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक अपराध, ठीक है, कोई अपराध करना जो कि किसके थ्रू किया जाता है, बाय एनी एक्ट और ओमिशन, किसी एक्ट या फिर ओमिशन के थ्रू, जो कि पनिशेबल है अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर वो पनिशेबल, जो भी हमारे देश में, जो हमारी इंडिया में कोई भी जो कानून लागू है उसके अंडर वो पनिशेबल है, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको वहां पर पनिश किया जाएगा अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो, और वो हमारे लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई कार्य कर रहा है तो। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऑफेंस इसी को माना जाएगा जो हमारे कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्य करता है तो, कोई ओमिशन, कोई एक्ट करता है तो। और इसमें एक नीचे लाइन दी गई है जो कि सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट की बात करती है, ठीक है, सेक्शन 20 यहां पर इसलिए दिया गया है, ये एक जैसे कि हमने कोई पालतू जानवर पाला हुआ है, जैसे कि हमने कोई डॉग पाला हुआ है और वो डॉग क्या करता है, किसी के घर में चले जाता है, वहां पर क्या करता है, जाकर वो उसके घर में मतलब कि कूड़ा करकट करके वहां पर कर देता है, मतलब उसके घर में जाके। तो फिर वो जो उसका मालिक होता है, उस मकान मालिक होता है जिसके घर में वो डॉग गया है, तो वो जो ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का, वो उस डॉग को अपने कमरे में बंद करके रख लेता है, उसको कन्फाइन कर लेता है, ठीक है। तो वो भी एक ऑफेंस ही कर रहा है ना वहां पर, जिसने उस पर्सन ने क्या करा है, उसको कन्फाइन कर लिया, तो उसने भी एक अपराध ही किया है। तो ये सेक्शन 20 यहाँ पर कैटल ट्रेसपास एक्ट है जो, ये इसमें यही बताया गया है। अगर कोई ऐसा कार्य भी करेगा, मान लो उसने आपके घर को तहस नहस कर दिया, उसने आपके घर में कोई नुकसान कर दिया, लेकिन आपका ये राइट नहीं बनता कि आप उसके डॉगी को क्या करें, उसको कमरे में बंद करके रख दे, ठीक है। ये भी एक कानून के खिलाफ जाकर आप कार्य कर रहे हो, तो उसके खिलाफ वहां पर एक्शन लिया जा सकता है। ये सेक्शन 20 यहां पर यही बता रहा है कि ये एक ऑफेंस माना जाएगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 20 दिया गया है, तो वो भी एक ऑफेंस कमिट कर रहा है। आपको क्या करना था, आपको क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना था, क्योंकि उसके डॉगी ने क्या करा है, आपके घर में कोई नुकसान कर दिया, तो उसके खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी थी। आपने क्या करा, सीधा उसके डॉगी को अपने कमरे में बंद करके रख दिया, तो ये आपने ऑफेंस किया है, तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा, जो कि ऑफेंस की डेफिनेशन सिंपली यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब आगे चलते हैं। जो सबसेक्शन 1 का क्लोज आर है, जिसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन की बात की गई है। जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, जो कहाँ का, पुलिस स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है, SHO को हम इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये जो इंचार्ज होता है, मान लीजिए अगर हमारा जो SHO या इंस्पेक्टर थाने में नहीं है, ठीक है, थाने में नहीं है वो, या फिर वो अनेबल है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, वो अनफिट है, वो उस दिन नहीं है अपने पुलिस स्टेशन में, तो उस केस में जो भी पुलिस स्टेशन में कोई अदर पुलिस ऑफिसर होगा, लेकिन उसकी रैंक होनी चाहिए कांस्टेबल से ऊपर की, उसकी रैंक कांस्टेबल से ऊपर की होनी चाहिए,
तब वो क्या कर सकता है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन उसको माना जाएगा, वहां पर वो अपनी ड्यूटी को वहां पर निभाएगा। एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जो भी इंचार्ज होता है उसकी जगह पर, ठीक है, क्योंकि वो जो ऑफिसर इंचार्ज था वो तो अनेबल है, या फिर वो एब्सेंस में है, वो आया नहीं है उस दिन, वो या फिर किसी अदर रीजन की वजह से वो वहां पर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसका जो नीचे वाली रैंक का है, लेकिन वो कांस्टेबल से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का होना चाहिए, तब जाकर वो वहां पर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है एक ऑफिसर इंचार्ज की तरह, ठीक है, जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, उसकी तरह से वो वहां पर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर वहां पर बताया हुआ है, अपनी डायरेक्शन दी हुई है कि हाँ ये जो कांस्टेबल है, ये कांस्टेबल वहां पर ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है, तो वहां पर फॉलो किया जाएगा कि हाँ ये जो, अगर वहां पर कोई भी नहीं है, वहां पर सिर्फ कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल को मान लिया जाएगा कि हम ये पर्सन यहाँ पर ये अब ऑफिसर इंचार्ज है यहाँ का पुलिस स्टेशन का, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वो उसको मान लिया जाएगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्शन में कहा गया है, मतलब कि जो भी डायरेक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट ने। अगर कोई भी पर्सन मतलब कि जो इंचार्ज था पुलिस स्टेशन का वो नहीं है वहां पर, उसके एब्सेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से कोई अदर पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है एक इंचार्ज के तौर पर, जो पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, एक्शन ले सके कोई वहां पर। तो ये सबसेक्शन क्लॉज 1 के क्लॉज आर में सिंपली यही बताया गया है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में किस तरह से कोई अदर पर्सन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है और कितनी रैंक होनी चाहिए उसकी। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज एस है, जिसमें प्लेस की डेफिनेशन दी गई है। प्लेस आपको सुनकर ही समझ में आ रहा होगा, कोई जगह, ठीक है, प्लेस का मतलब जगह होता है, तो जगह कौन कौन सी हो सकती है? जगह हो सकती है आपकी लैंड, ठीक है, आपकी व्हीकल, कोई वसल का मतलब क्या होता है? वसल का मतलब यही होता है कोई जलियान, जो पानी वाले जहाज होते हैं, या फिर कोई टेंट, जो हम टेंट बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम तंबू भी बोल सकते हैं हिंदी में, उनको हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्लेस। या फिर कोई बिल्डिंग भी यहाँ पर एक क्या है, प्लेस है, और हाउस तो है ही है प्लेस, ठीक है। तो इन सभी को इंक्लूड किया गया है डेफिनेशन में, प्लेस की डेफिनेशन में। अगर कहीं भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्लेस वर्ड का यूज किया गया है तो उसको माना जाएगा कि ये एक हाउस है, कोई व्हीकल है, ठीक है, कोई वर्सल है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज है तो उसको यहाँ पर वो एक प्लेस माना जाएगा। ये प्लेस वर्ड इसलिए दिया गया यहाँ पर क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो पुलिस ऑफिसर है वो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है उस प्लेस पर जाकर करता है, ठीक है, और उस प्लेस का नाम भी अपनी पुलिस रिपोर्ट में लिखता है कि वो है क्या चीज थी। वो एक व्हीकल थी, कोई हाउस था, कोई बिल्डिंग थी, कोई वसल था, कोई टेंट था, वो थी कौन सी थी, मतलब कि कौन सा प्लेस था, ठीक है, वो अपनी पुलिस रिपोर्ट में तो देगा ना। तो इसलिए यहां पर ये डेफिनेशन दी गई है प्लेस की डेफिनेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज टी है यहां पर पुलिस रिपोर्ट की बात करता है। पुलिस रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था पुलिस रिपोर्ट होती क्या है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई FIR अपनी रजिस्टर्ड कराई है पुलिस स्टेशन में जाकर, और वो जो क्या कर दिया वहां पर पुलिस ने अपनी उसको रजिस्टर्ड कर लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन को, जो कोई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस रिपोर्ट होती है। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। कॉग्निजेबल केसेस में वहां पर वो पुलिस रिपोर्ट अपनी सबमिट कराता है, कहां पर? मजिस्ट्रेट के पास या फिर कोर्ट में। तो वो अपनी पुलिस रिपोर्ट को तब अपनी कंप्लीट करके तब देता है जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी एविडेंस थे, उसको उसने कलेक्ट किए थे पुलिस ऑफिसर ने, वो अपने कलेक्शन के बाद वहां पर अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाता है। पुलिस रिपोर्ट वहां पर फिर कब देता है? जब उसकी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंप्लीट होने के बाद फिर वो कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाकर उस पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करा देता है। सबमिट कराने के बाद फिर कोर्ट उसमें देखती है कि उसके ऊपर क्या चार्ज लगने चाहिए। कोर्ट उसमें इंक्वायरी करती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, वो अपनी इंक्वायरी करती है। उसके बाद उसमें वो उसके अंदर देखती है कि ये जो पुलिस रिपोर्ट लाई है पुलिस, वो ठीक है या नहीं है, उसके अंदर कौन से सेक्शन लगने चाहिए जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं, उसने कौन सा ऑफेंस किया है। तो अच्छे से उसमें इंक्वायरी करती है जो हमारी मजिस्ट्रेट है या फिर कोर्ट है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पुलिस रिपोर्ट है, वो पुलिस रिपोर्ट जो देती है पुलिस, वो सबमिट की जाती है कहां पे? सेक्शन 193 के क्लॉज 3 में।
जो हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 193। सेक्शन 193 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर, और उसके अंदर काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। 193 हम आने वाली वीडियो में जानेंगे, काफी बड़ी वीडियो होगी हमारी वो। अगर मैं इसी वीडियो में 193 को समझाने बैठ जाऊंगा तो ये भी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं अदर वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा सेक्शन 193, जो कि हमारी सीरीज वाइज जो हमारे लेक्चर चलते आ रहे हैं, इसको मैं सीरीज वाइज आपको समझाता आ रहा हूँ। सेक्शन 1 से लेकर जो जितने भी लास्ट हमारे सेक्शन है, इसको मैं सीरीज वाइज आपको समझाऊंगा। और जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसको मैं सीरीज वाइज आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ, और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसको भी। तभी आपको इसके सेक्शन समझ में आएंगे अगर आप इसको सीरीज वाइज देखेंगे। सीरीज वाइज देखने का यही फायदा है कि आपको सीरियल वाइज आपको सभी सेक्शंस याद हो जाएंगे, और जो हमारी जो पनिशमेंट है या फिर जो इसका क्रिमिनल प्रोसीजर है जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है वो किस तरह से होगा। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि हम पार्ट 3 में जानेंगे, जो आगे के सेक्शन 2 में जो बचे हुए डेफिनेशन और जो सबसेक्शन 2 है उसको। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये हमारा पार्ट 2 आज की वीडियो में सिर्फ इतना था पार्ट 2 में, जिसमें हमने 10 डेफिनेशंस पूरी कंप्लीटली जान ली है। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। ओके बाय।